and has the distinction of being recognized as Professor Emeritus with 5 health science universities in the country. He is holding the office of Pro-Chancellor cum Chief Advisor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur, and also renders his services as the Director, Center for Health Professional Education, Policy and Planning. Dr. Mishra functions at multiple higher designations with several educational organizations and is a consultant editor for Contemporary World's Who's Who at the American Biographical Institute in the US. Before I request Dr. Mishra to begin, I request you all to keep your mobiles in a video off mode for a better quality of reception. We have a total 90 minutes in this session, and we will surely reserve 15 minutes for the questions and answers. Over to you, Dr. Saab. Thank you very much, sir. I am indeed gratified that I am afforded with this great opportunity of interacting with all those people who have created a place for themselves in the society by virtue of their consistent and creative contribution. I record my thanks and gratitude at the outset and compliment Ashok Bhai and his entire team for really picking up a venture which is unique. And as I was telling in the prologue, the captioning of it as a mind speak, I think speaks volumes about the entire thing. मैं ऐसा कहने का मूल कारण ये है कि जब अशोक वस्तानी जी ने मुझे इस विषय से अवगत कराया और उन्होंने माइंड स्पीक इस संदर्भ की बात बतलाई, तब मेरे मन के अंतर्गत जो एक सबसे पहले विचार कौंधा मित्रों वो यह था कि माइंड का तात्पर्य हम मन से जोड़ते हैं। मन बोलता है, मन कहता है, और सबसे बड़ी मन की खूबी ये होती है कि मन त्रयस्थ भाव से बोलता है, मन निष्पक्ष भाव से बोलता है, मन किसी प्रकार का लवलेश लगा करके नहीं बोलता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द माइंड, एंड देयरफॉर व्हेन वी से द माइंड स्पीक्स, इट स्पीक्स दैट which is pure, it speaks that which is pious, it speaks that which is sensitive, it speaks that which is responsible, responsive as well as accountable. ये 7 गुण नारद जब मन के चिंतन की और मन की व्याख्या की व्याप्ति दिग्दर्शित करते हैं तो इन 7 आयामों के अंतर्गत वर्णित करते हैं. And therefore mind speak today is not an individual mind that we are contemplating. आज हम जिन परिस्थितियों के अंतर्गत हैं, दुनिया ने जिस प्रकार से कोविड-19 के संदर्भ का एक अत्यंत दावानल जैसा रूप आज हमको ग्रसित किए हुए है, जिसके कई दूरगामी परिणाम और कई तात्कालिक परिणाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. निश्चित तौर के ऊपर में एक भयावह प्रसंग अगर मैं कहूं जो मानवता के सामने खड़ा है और आज हमें और आपको उससे दो हाथ करना है. ऐसे समय बुद्धि बोलती है, चित्त बोलता है, कदाचित मनुष्य का अहंकार भी बोलता है, लेकिन मनुष्य का मन जो बोलता है वो शायद और कोई नहीं बोलता. और इसलिए आज आप माइंड स्पीक के संदर्भ से जिस औचित्य का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उसकी तहे दिल से केवल प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं आप सभी का साधुवाद व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं. पहली बात, दुनिया के अंतर्गत कोविड का संकट ये आने वाला पहला संकट नहीं है. दुनिया ने इसके पहले भी संकट देखे हैं और दुनिया हर संकट के बाद में नवोदय का निर्माण दुनिया ने किया है. ये दुनिया का इतिहास है. क्या ये सच नहीं कि 1720 के अंतर्गत इसी दुनिया ने प्लेग का एपिडेमिक सस्टेन किया, न जाने कितनी करोड़ों जाने गईं, लेकिन दुनिया थम नहीं गई, दुनिया आगे चली. 1820 के अंतर्गत
कॉलरा का एपेडेमिक दुनिया ने देखा, भयावह था, दुनिया वहां पर भी नहीं रुकी, दुनिया उससे आगे निकल करके चली। 1919, 1920 के अंतर्गत स्पेनिश फ्लू का एपेडेमिक दुनिया ने देखा, दुनिया वहां पर भी नहीं रुकी, उसके आगे दुनिया आज 2020 कोविड-19 एपेडेमिक के मुहाने पर खड़ी है। कहने का तात्पर्य, मैं जो कहना चाहता हूं, जो मन से मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि निश्चित तौर पर संकट हमें आजमाते हैं। देखो भाई, संकट हमें आजमाते हैं, संकट आह्वान के रूप में खड़े होते हैं। संकट निश्चित तौर के ऊपर में हमारी और आपकी सामूहिक परीक्षा लेते हैं। परंतु दुनिया का इतिहास अगर हम निरूपित करें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया ने हर संकट पर मात किया है, उससे वो उबरी है, उससे वो आगे निकली है, और कदाचित आगे निकलने का औचित्य और संदर्भ ही that turns out to be the greatest achievement which men and mankind have been in a position to articulate for itself, and history is absolutely full of these particular dimensions and incidences which are a matter of record. And therefore, if at all we have to fall back on, ladies and gentlemen, we have to fall back on all these adversities which were perhaps huge challenges. World confronted with it, world had grappled with it, and it did not stop, it moved beyond the same. और इसलिए मुझे आर्गुमेंट की दृष्टि से जब मैं अपने मन से अपने आप को बताने की कोशिश करता हूं, जो मैं आपके सामने शब्दों के तौर पर रख रहा हूं, वो ये कि अगर 1720 के संकट से दुनिया उबर करके निकली, अगर कॉलरा के संकट से दुनिया उबर करके निकली, अगर स्पेनिश फ्लू के संकट से दुनिया उबर करके निकली है, और केवल तो 2020 के कोविड संकट से दुनिया नहीं निकलेगी, इस मानने का कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम और औचित्य नहीं होना चाहिए। नए उदय की ओर दुनिया चलती रही है, यही उसका पारिश्रमिक है, यही उसका दिशा निर्देश है, यही उसका मंतव्य है, और यही उसका गंतव्य है। संकट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें निश्चित तौर के ऊपर में हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, हमारे धीरज की परीक्षा लेती हैं। और तुलसी ने तो रामचरितमानस के अंतर्गत साफ कहा कि मनुष्य के अंतर्गत धैर्य की परीक्षा कब होगी? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिहु जारी। धैर्य की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, नारी की परीक्षा और धर्म की परीक्षा कहां पर होगी? वह शांति के काल के अंतर्गत संभव नहीं, वो स्थिर काल के अंतर्गत संभव नहीं। धैर्य का तात्पर्य धीरज से है। इस शाब्दिक अर्थ के साथ हम उसके संकेतों के साथ देखने का प्रयास करें। जब हम कहते हैं कि धैर्य की परीक्षा का तात्पर्य होता है कि हम अपने माइंड के अंतर्गत बसने वाले इस संकट के सामने रेजिलियंस को न छोड़ें, हिम्मत को न छोड़ें, धैर्य को न छोड़ें, धीरज को न छोड़ें, वो हमारे धैर्य की परीक्षा है। धर्म का तात्पर्य केवल रिचुअल के साथ नहीं है। धर्म का तात्पर्य कि हम जिन संदर्भों के साथ, जिन संस्कारों के साथ, जिन बुनियादों के साथ हम खड़े हैं, they are required to be taken up and they are required to be maintained for the purposes of pursuance further. मित्र का तात्पर्य एक दूसरे को मदद करने की है। संस्कार समाज का वह संदर्भ जो एक दूसरे के साथ चलने की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, वो मित्र की परीक्षा के संदर्भ के अंतर्गत जुड़ा है। और नारी का तात्पर्य केवल नारी के नारी स्वरूप से नहीं है, नारी सहनशीलता का जो उच्चांक है, सहनशीलता का संदर्भ वहां पर धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिहु जारी, इन संदर्भों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मित्रों, we need to understand that we are in a difficult time, but perhaps these difficult times are expected to be testing us. These difficult times are really putting a challenge, not for the purposes of we surrendering to it, but we will be in a position to definitely come out of it. But how are we to come out of it is $1 million question. इन संदर्भों के अंतर्गत हमें कई चीजों को बारीकी से देखना होगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग बताते हैं कि कोविड के मीटर के अंतर्गत इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, इतने लोग मृत प्राय हो गए, इतने लोग रिकवर हुए। ये बात सच है कि निश्चित तौर के ऊपर में परिस्थिति गंभीर है,
वातावरण के अंतर्गत अनेक आह्वान खड़े हैं, परंतु आप सोच करके देखिए। मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमें और आपको हेल्थ और हाइजीन बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता था। एकाएक आज के संदर्भ के अंतर्गत मुझे याद आया कि हमें स्कूल में बताया जाता था कि आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। हम औपचारिकता के संदर्भों के अंतर्गत इनको ले लिया करते थे, परंतु क्या यह सच नहीं कि आज कोविड-19 के संदर्भ ने हेल्थ और हाइजीन के जिस उच्चांक को हमारे और आपके दैनंदिन जीवन में ला करके खड़ा कर दिया, जिस हेल्थ और हाइजीन की संस्कृति को आज हमने स्वीकार किया, चाहे वो वक्त की नजाकत की आवश्यकता क्यों ना हो, but the fact of the story remains that this now we have accepted not only as a part of our routine dispensation of habit, but this has come to stay as something which we have adopted as a way of living and a way of life. हम दूसरी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि सारे दुनिया के अंतर्गत होने वाली इस भयावह स्थिति के अंतर्गत जो एक स्टैटिज्म आया है, उस स्टैटिज्म ने निश्चित तौर के ऊपर में उसके कुछ सुखद परिणामों का भी निर्माण किया हुआ है। इन सुखद परिणामों के अंतर्गत एनवायरमेंट, इस सुखद परिणामों के अंतर्गत सुरक्षा का भाव, इन सुखद परिणामों के अंतर्गत अनेक ऐसे रोग जो हमें अदरवाइज जिस मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत दिखाई देने पड़ते थे। अगर मैं आज आपसे कहूं कि हिंदुस्तान के अंतर्गत कोविड के पहले उन रोगों के मरीजों की संख्या जिनके कारण हॉस्पिटल भरे पड़े रहते थे, आज उन संख्याओं के अंतर्गत एक व्यापक कमी आई है। मैं ये नहीं कहता कि रोग कम हो गए, पर निश्चित तौर के ऊपर में जीवन की लाइफस्टाइल के अंतर्गत बदलाव आए हैं। जो बदलाव केवल तात्कालिक है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये दीर्घकालिक बदलाव हमारे दैनंदिन जीवन के अंतर्गत हमें और आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का संकट, चाहे वो एपिडेमिक हो, दुनिया ने पहला वर्ल्ड वॉर देखा, दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा और दुनिया उससे भी उबर करके बाहर निकली। और इसलिए मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर यह वातावरण हमें निराश और हताश करता है, परंतु मानवीय जीवन का इतिहास और उसके चिरंतन स्वर जो बाहर निकलने की उसकी अदा और अदावत है, यह इस बात का प्रमाण है कि उसे कहीं किसी प्रकार से हतबल होने की आवश्यकता नहीं है। We have come out on all earlier occasions, and therefore this occasion cannot be an exception. The humanity, the men and the mankind, they will be in a position to tide over the entire thing and they will come out of it. कोरोना की लड़ाई, कोरोना के योद्धा लड़ रहे हैं। क्या उनकी सहनशीलता हमारे सामने नहीं? क्या उनका उपाय योजना हमारे सामने नहीं? क्या उनके निश्चित तौर के ऊपर में सेवा का स्थायी भाव हमारे सामने नहीं? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस श्रद्धा के साथ में हम इन सारे कोरोना योद्धाओं के सामने नतमस्तक हैं, हम उनके इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं, ये हमारी उस मानवीय संवेदना का जीवंत प्रतीक है। मैं दूसरी एक बुनियादी चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन 40-45 दिनों के अंतर्गत पहली बार हमने शायद महसूस किया होगा कि हम इतने बिजी रहा करते थे, परंतु अपने उस बिजी रहने के अंतर्गत कदाचित कुछ न कुछ हमसे और आपसे अछूता रह गया था, जिसके करीब होना चाहते थे, लेकिन शायद जिंदगी की दौड़ ने, जिंदगी की आपाधापी ने हमें उन तमाम वस्तु स्थितियों से चाहे अनचाहे धीरे 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 दूर कर दिया था। हम चाहते थे, लेकिन शायद इस जिंदगी की दौड़ के अंतर्गत, जिंदगी की तेजी के अंतर्गत, जिंदगी की आपाधामी में, the speed with which we were wanting to contemplate ourselves, there were many arenas which were important. और मैं यहां पर अब दो शब्दों का प्रयोग आपके सामने करना चाहता हूं। एक, वे चीजें जो हमारी जिंदगी के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं, और वे चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट लगने के साथ ही साथ अर्जेंट लगती हैं। हम अर्जेंट चीजों को निभाते चले गए, हम अर्जेंट चीजों के पीछे भागते चले गए। अर्जेंसी और अर्जेंट चीजों ने हमारा इतना समय, इतना ध्यान, हमारी प्रगति के नपना घटों के अंतर्गत हमने चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को अर्जेंट बना करके
कई इंपॉर्टेंट चीजों को जो इंपॉर्टेंट थी लेकिन नॉन अर्जेंट बना डाला था। क्या ये सच नहीं भाई और बहनों कि आज वो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी परंतु उस दौड़ की अर्जेंसी के अंतर्गत हमें दीख नहीं पड़ती थी, उस भाग दौड़ के चहलकदमी के अंतर्गत हम उनसे कदाचित वी वर अवेयर बट स्टिल out of compulsion, out of our own speed, out of our own occupancy, we were not in a position to convert those important things into urgency, and therefore they got relegated to a secondary position. Is it not a fact that this has given us a respite, this has given us a time, this has given us a thought, this has given us a new sense of twilight, as a result of which we are in a position to identify those important things which got relegated to secondary position, basically because they were not taken to be urgent at the given point of time. That is the second dimension which I would like to put across. और इसलिए मैं तीन बुनियादी चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सारे विपरीत समय ने मेरी दृष्टि से हमें, आपको और सारी सामाजिकता और नागरिकता को तीन दृष्टियों से प्रभावित किया है। इसने हमारी लाइफ को इफेक्ट किया है, इसने हमारी सोच को इफेक्ट किया है और इसने हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट किया है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें, तीन महत्वपूर्ण गमक है, थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस व्हिच आई एम वांटिंग टू पुट अक्रॉस। जब मैं कहता हूं कि इसने हमें अफेक्ट किया है, हमारे लाइफ को अफेक्ट किया है, आज आप सोच करके देखिए, आज आप किसी से भी अगर मिल रहे हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप किस चीज को दावत दे रहे हैं आपको पता नहीं। जिंदगी की इनसिक्योरिटी का लम्हा हमारे कदम कदम पर हमें चलता फिरता नजर आता हुआ देखता है। संकट के इस काल के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है कि अगर सचमुच में लाइफ की असुरक्षा का भाव जितना हमें कभी नहीं हुआ था, आज उतने असुरक्षितता के भाव के साथ हम ग्रसित थे और केवल ग्रसित थे। एक सेकंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका जो मोबाइल है ना वो हिल रहा है, उससे वो जो रिकॉर्डिंग है बाद में वो हिलती हुई आएंगी, थोड़ा उसको एक जगह स्थिर कर देंगे या आपके नजदीक प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं, नो इशू। तो असुरक्षितता का भाव, दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज प्रिवेलिंग एंड विच इज एब्सोल्युटली कीपिंग अस ऑक्यूपाइड, टाइड डाउन, उठते बैठते असुरक्षा का भाव बैक ऑफ द माइंड के अंतर्गत है। इसने हमारी जिंदगी को अफेक्ट किया है, इसने हमारी कहीं ना कहीं सोच को अफेक्ट किया है। परंतु क्या यह सच नहीं कि फिर मैं आपका ध्यान उस कठोपनिषद के उस यम और नचिकेता के संवाद की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर वो पूछ रहा है कि इंसानी जिंदगी के अंतर्गत अगर कोई एकमात्र हकीकत है दार्शनिकता के नाम पर, यथार्थ के नाम पर, वो मौत है, मृत्यु। द ओनली सर्टेनिटी विथ विच ऑल ऑफ अस लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे आर डेस्टिन्ड टू डाई। परंतु हम और आप उस कथाचित मृत्यु के भय से जीवन की आपाधापी के अंतर्गत एक प्रकार से निश्चिंत रहते थे कि आएगा तब देख लेंगे। परंतु आज भय, आतंक, निरीहता, इस सारी वस्तुस्थिति ने हमारे दिमाग को ग्रसित किया हुआ है, हमारी सोच को प्रभावित किया हुआ है। इस सोच के अंतर्गत कहीं ना कहीं नकारात्मकता अपने आप चली आ रही है। डिप्रेशन निश्चित तौर के ऊपर में कहीं ना कहीं जहन के अंतर्गत बसने का प्रयास कर रहा है। आर वी टू सकम टू इट, आर वी टू लिव विथ इट, or are we to grapple with it, is a $1 million question which I put to myself, yourself, and let us put this to everybody. हम जिस चीज को समझ रहे हैं, हम जिस चीज को जान रहे हैं, हम जिस चीज का अनुभव, आकलन, अनुभूति सब कर रहे हैं, उस चीज के प्रति अगर हम सरेंडर कर जाएंगे तो फिर हमने पुरुषार्थ के नाम पर क्या पाया? And therefore the need of the hour is not to surrender. Need of the hour is not to just unconditionally कि नहीं अब तो कुछ नहीं बचा ना। हम और आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आज अमावस्या है तो अमावस्या के बाद में एकादशी होनी है और एकादशी के फिर 15 दिनों के बाद पूर्णिमा का आना लाजमी है। ऐसी कोई अमावस्या नहीं जिसने किसी पूर्णिमा को रोकने का काम किया हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसने आने वाले सूर्य को रोक दिया हो, ऐसी कोई दिशा नहीं जिसने आने वाले दिन को रोक दिया हो। यह तो एक काल चक्र है और इस काल चक्र के अंतर्गत
निश्चित तौर के ऊपर में चलायमान स्थितियां निश्चित तौर पर चलायमान हैं, और इसलिए अगर आज का तिमिर हमें दिख पड़ रहा है, पीड़ा का आतंक दिख पड़ रहा है, तो निश्चित तौर के ऊपर में उजाला भी हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, और हमें उस उजाले को प्राप्त करना होगा। वी डोंट हैव टू सकम, वी डोंट हैव टू गिव अप। मुश्किलों के संदर्भ आह्वान के तौर के ऊपर में स्वीकार किए जाने चाहिए। मुझे एकाएक याद आता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कदाचित इसी भावना को व्यक्त करने के लिए अपनी कुछ पंक्तियों में बहुत सुंदर वर्णन किया था। वो कहते हैं, जो अडिग रहता है अड़ा तूफान में बरसात में, वही तारा टूट जाता है शरद की रात में। मुक्त जीवन की प्रगति भी द्वंद में संघात में, फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया। फूल जो कांटों पर खिलना जानता है, वो अगर सेज पर डाल दिया जाए तो मुरझा जाता है। इसलिए मित्रों, ये परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी के अंतर्गत जो परीक्षा के सामने हिम्मत के साथ, परीक्षा के सामने निश्चय के साथ, परीक्षा के सामने धैर्य के साथ, परीक्षा के सामने अदब के साथ, अदावत के साथ जाते हैं, वे ही परीक्षार्थी परीक्षा के अंतर्गत सफल होते हैं। इसलिए धैर्य का समय है, धीरज का समय है, अपने आप को संभालने का समय है, अपने आप को ऑप्टिमिज्म के साथ जोड़ने का समय है, अपने आप को मार्मिकता के साथ लेकर के चलने का समय है, अपने आप को कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से निराशा के गर्त में डालने की जगह आशावादी चिंतन के साथ जोड़ने का समय है। मुश्किलें तो आई हैं, आती हैं, आज आई है, और ये ना मान करके चलें कि ये आखिरी मुश्किल है। इंसानी जिंदगानियों के अंतर्गत मुश्किलों का आना लाजमी है। पर क्या मुश्किलें केवल पीड़ा देती हैं? क्या मुश्किलें केवल दर्द देती हैं? क्या मुश्किलें केवल मनुष्य को अड़चन में लाती हैं? अगर ऐसा हुआ होता तो शायर कभी यह न लिखता कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलों से मत घबराना कभी ये मेरे दोस्त, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। They are the challenges. They are the real arenas which come to teach us a lot. और इसलिए हम ये मान करके न चलें कि केवल निराशा इसके कारण आई हुई है। इस निराशा के तहत हमें कहीं न कहीं एक नई लाइफस्टाइल को जीने का सबक और सबब इस माध्यम से प्राप्त हुआ है। और इसलिए मित्रों, जिस तरीके से मैंने कहा कि हमें एक मूल रूप से दृष्टिकोण में रूपांतरण अत्यंत आवश्यक है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि मनुष्य मूल स्वभाव से उसके दो अप्रोचेस हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच है और एक नेगेटिव अप्रोच है। हम चीजों में क्या देखना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण के माध्यम से दैट डिसाइड्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और फिर मैं उस उदाहरण को दोहराना चाहूंगा जहां पर सिगमंड फ्राइड ने अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए कहा था, ये ग्लास है कांच का जो जिसके अंतर्गत आधा वो पानी से भरा हुआ है। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों उस ग्लास को देखते हैं। जो पेसिमिस्ट है उसके लिए ग्लास आधा खाली है, लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट है ग्लास उसके लिए आधा भरा हुआ है। हम चीजों को देखने का दृष्टिकोण कैसे तय करें, कैसे निर्धारित करें, यह तय करता है कि घटनाक्रम हमारी इस आंखों के सामने किस रूप के माध्यम से प्रतिपादित होगा। यह तो सच है कि घटनाक्रम को रोका नहीं जा सकता, घटनाक्रम को बाईपास नहीं किया जा सकता। Inevitability of the dimensions which are there at the doorsteps, they cannot be denied. They have come to stay as a matter of challenge. But then, how do we confront the challenge? How do we look at the challenge? How do we look at the situation? That is going to decide what exactly is expected to be turned out that and turn over that we will be able to produce. अगर हम घबरा करके, सहम करके कि बस this is the end of the world, इस भावना के साथ अगर उस स्वीकृति का मन बना लेंगे, तो then मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माइंड स्पीक के अंतर्गत अगर मन को बात करनी है, अगर माइंड को स्पीक करना है, तो माइंड को यह स्पीक करवाना होगा कि हे मन, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तुझे जीतने का निश्चय बनाना होगा, हारने का निश्चय तेरे जहन के अंतर्गत में नहीं आने दूंगा। और इसलिए माइंड स्पीक इज एक्सपेक्टेड टू बी गाइडेड, इट इज टू बी शेप्ड, it is to be percolated, it is to be designed, articulated, and let me say so, it has to be ornamented and chiseled in a way
whereby it is expected to be putting across only one direction, and that is the direction of optimism. That optimism, अंधेरे के अंतर्गत ऑप्टिमिज्म पैदा नहीं होता, अंधेरे से उजियारे की ओर देखने का भाव ही ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है, ऑप्टिमिस्ट होना है। और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आशा के चिंतन को प्रतिपादित करें, आशा के दीप की लौ को जलाने का प्रयास करें, आशा के आशामयी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का प्रयास करें। और ऐसे समय अच्छा ग्रंथ, ऐसे समय अच्छी किताब, ऐसे समय किताबों के अंतर्गत बसने वाले अनेक अनुभवों के वर्णन, ये हमें उस दृष्टि से देखने के काम में मदद करते हैं। ये दिलासा केवल दिलासे के माध्यम से प्रतिपादित होने वाला यह घटनाक्रम नहीं है। We have to consolidate ourselves. We have to enrich ourselves. We have to regroup ourselves. We have to regather ourselves, and we have to regarner ourselves. This cannot happen just like an accident. ये केवल आकस्मिक तौर पर पैदा नहीं हो जाएगा। ये केवल ये कहकर के कि सारी चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी, ये मानने का कोई कारण नहीं। हमें प्रयास करने होंगे। आज हमने लॉकडाउन को स्वीकार किया, आज हमने उन सारे निर्देशों का पालन करने का पूरे हिंदुस्तान की सामाजिकता ने इस बात का जिम्मेदारी से निर्वहन किया। दुनिया के अंतर्गत शायद अगर कोई हमें कहता कि ऐसा कोई घटनाक्रम होगा जिसके अंतर्गत ऐसा लॉकडाउन होगा और एक ऐसा सेंस ऑफ डिसिप्लिन पूरे देश के अंतर्गत हमें और आपको देखने को मिलेगा, हम कदापि विश्वास नहीं कर पाते। परंतु क्या ये सच नहीं कि आज हमें और आपको ये देखने को मिल रहा है? आज हम और आप जिस प्रकार से अपने आप को अनुशासन में बांधे हुए हैं, हमने और आपने निर्देशों को जिस प्रकार से स्वीकृति दी हुई है, हमने और आपने वे सारे निर्देश दैनंदिन जीवन के अंतर्गत जिस तरीके से सहजता के साथ अंगीकार कर लिए, क्या उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि हम भय के तहत ये कर रहे हैं? ना, भय तो है, लेकिन भय के साथ आशावादी चिंतन के साथ आगे चल करके उस नए द्वार के सामने खड़े होकर के हम और आप अपने आने वाले दिनों की नई तस्वीरों को, नई तकदीरों को, नई तदबीरों को देखने का जो मन बना करके बैठे हैं, उस मन की प्रेरणा के साथ हम ये और आप लेकर के चल रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर में इन सारे घटनाक्रमों का डायमेंशन केवल वैचारिक और साइकोलॉजिकल नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा पहलू आर्थिक है। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेनिश फ्लू 1918, 1919 और स्पेनिश फ्लू के संदर्भ को लेकर के मैं एक सत्य की और घोषणा कर दूं। हर एपिडेमिक के साथ यह मनोधारणा होती है कि एक एपिडेमिक के अंतर्गत देयर इज अ लल पीरियड और हमें ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ठीक हो गया, एंड देन वी कम आउट विद अ न्यूअर वाइटैलिटी एंड इट रीबाउंसेस बैक। दिस हैपेंड इन केस ऑफ स्पेनिश फ्लू। 1918 के अंतर्गत एपिडेमिक कुछ सबसाइड हुआ, लोगों ने माना कि बस थिंग्स हैव एब्सोल्युटली रिसीडेड, लोग नए सिरे से तेजी के साथ में बाहर आए। 3 महीनों के अंतर्गत रिलैप्स आया और रिलैप्स ने जितनी जाने ओरिजिनल एपिडेमिक में गई थी उससे कई गुना ज्यादा जाने रिलैप्स के अंतर्गत गई। आप आश्चर्य करेंगे, स्पेनिश फ्लू के एपिडेमिक के अंतर्गत 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ये दुनिया का रिकॉर्डेड फिगर है। एपिडेमिक के इमीडिएटली बाद दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा। आप सोच करके देखें कितनी भयावह और भीषण परिस्थितियां इन वर्ल्ड वॉर ने निर्माण की। और सोच करके आप देखिए, वो जापान जो दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत वर्चुअली इट वाज डिमोलिश्ड, nobody could have contemplated that there could be a resurgence, there could be a navodaya, there could be a new twilight, there could be a new optimism, there could be a new emancipation. Nobody had thought. नागासाकी और हिरोशिमा इस बात की दुहाई देते थे कि निश्चित तौर के ऊपर में जापान की दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत जो चरमरा करके कमर टूट गई है, इसके बाद जापान कब अपनी कमर को सीधा कर पाएगा, इसकी कल्पना दुनिया की दृष्टि से बाहर थी। 15 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत जापान ने अपने आप को नए सिरे से जिस प्रकार से खड़ा किया, वो हमारे लिए एक उदाहरण है, वो हमारे लिए एक नेत्र दीपक यश है कि अगर लोक मंगल, लोक मानस और लोक निर्धार जब तय कर लेता है,
तो उसके अंतर्गत उसकी करने की क्षमता कितनी अधिक होती है, ये जापान के दूसरे विश्व युद्ध के एनहिलिएशन के बाद की निर्मित और निर्माण इस बात को साबित करती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मेन एंड मैनकाइंड इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इस शब्द की व्याख्या करते हुए भी जानकार बहुत सुंदर शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं कि इम्पॉसिबल, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह शब्द नहीं है मित्रों। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग अगर ध्यान से हम पढ़ें तो इट इज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का तात्पर्य इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को ध्यान से पढ़ा जाए तो उस शब्द के अंतर्गत ही आशा का नवोदय केंद्रित है कि आई एम पॉसिबल। आई प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। आप एक मिला करके पढ़ लेते हैं तो इम्पॉसिबल होता है, परंतु ध्यान से अगर माइंड स्पीक की दृष्टि से इम्पॉसिबल इस शब्द को पढ़ें तो इट बिकम्स आई एम पॉसिबल। और आई एम पॉसिबल को सरलता के साथ इफ आई एम इन अ पोजीशन टू प्रोनाउंस देन द ओनली वे आई एम एबल टू रीड इट इज आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल को फिर मैं शंकराचार्य के साथ जोड़ करके देखता हूं कि जहां पर आदि शंकराचार्य अपने आप की व्याख्या करते हुए आई एम पॉसिबल जो मैंने आपके सामने निवेदित किया उसी की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य शंकर भाष्य के अंतर्गत वर्णित कर डालते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह अहंकार का विषय नहीं है। ये आई एम पॉसिबल की पॉसिबिलिटी को केवल व्यक्ति नहीं समष्टि के अंतर्गत देखने का जो चिंतन है वो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन है। और ये हमारे आशावाद का केंद्र बिंदु है। हमारी अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा अपना एक वैचारिक अनुष्ठान है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी तमाम ज्ञान वर्धिनी स्वरूपों के अंतर्गत वी आर ब्लेसेड इनफ as to how an optimism is expected to be prevailing both at the level of individual as well as at the level of society and collectivity as a whole। वसुधा को कुटुंब मानने का प्रयोजन ऋग्वेद के अंतर्गत हमने और आपने अपने चिंतन के माध्यम से दिया और इसलिए हमने उस फैमिली कनोटेशन के साथ में अपने आप को प्रतिपादित किया। कल ही की बात है, मेरे एक मित्र से मेरा टेलीफोन पर वार्तालाप हो रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब लॉकडाउन कितने दिनों का होगा। मैंने विनम्रता से कहा कि H1N1 फ्लू के दौरान लॉकडाउन के जो चिंतन WHO के ग्लोबल मीट के अंतर्गत हुआ, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व उस ग्लोबल मीट के अंतर्गत करने का सौभाग्य मुझे 2009 में प्राप्त हुआ था। उस समय एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निश्चित तौर के ऊपर में बनाया गया। मैंने कहा उस प्रोटोकॉल के मुताबिक तो 58 दिन का लॉकडाउन वैसे भी WHO की गाइडलाइन के अंतर्गत है। बोले डॉक्टर साहब अब ये लॉकडाउन कब हटेगा, कब ये लॉकडाउन से हम बाहर आ पाएंगे। अनायास मेरे मन के अंतर्गत मित्रों विचार आया कि हम इस छोटे से लॉकडाउन से अपने आप को अगर थका और हारा हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं और मैंने मेरे उस मित्र को स्मरण कराया कि दुनिया के अंतर्गत अगर लॉकडाउन का कोई सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूं तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया में ऐसा भी एक लॉकडाउन था। एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के अंतर्गत लॉकडाउन देखा। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 2 हफ्ते का नहीं, 2 महीने का नहीं, 2 वर्षों का नहीं, 27 साल का लॉकडाउन देखने वाला एक महामानव साउथ अफ्रीका के अंतर्गत जिसने 27 साल लॉकडाउन में गुजार दिए, उस महान भूति का नाम नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल का लॉकडाउन भोज अपने आप को उस लॉकडाउन की तमाम परिसीमाओं के अंतर्गत न जाने कितने कष्ट सहे और कष्ट सहने के बाद दक्षिण अफ्रीका को नेल्सन मंडेला के रूप में एक अमोघ और अभूतपूर्व नेतृत्व मिला। थकने का यह विषय नहीं है, हारने का यह विषय नहीं है। जो थक गया, जो हार गया, जो डर गया, फिर अगर मैं गब्बर के शब्दों में कहूं तो जो डर गया समझो वो मर गया। ये डर का विषय नहीं है। निडरता की थाती को कहीं ना कहीं आह्वान के रूप में एज अ मैटर ऑफ चैलेंज वी विल हैव टू ग्रैपल विद इट। हमें उसे पकड़ना होगा, हमें उसके साथ हस्तांदोलन करना होगा, हमें उसके साथ संप्रेषित होना होगा, हमें उसके साथ संगनमत करना होगा, उसी को अपने जीवन के अंतर्गत अवतरित कराना होगा। उसी के माध्यम से अपने आप को लाइफस्टाइल बना करके एक मेकाल करू सहाय न अवधे दरु सुपंथ, उस प्रयोजन के माध्यम से अपने आप को लेकर के आगे चलना होगा।
घबराहट होती है, परंतु घबराहट का तात्पर्य नहीं, ये नहीं कि घबराहट हम पर हावी हो जाए। डर लगता है, परंतु ये नहीं कि डर हम पर हावी हो जाए। मुझे वो एक एडवर्टाइजमेंट बहुत करीने से याद आती है, जिसका स्मरण मुझे बार बार होता है। उस एडवर्टाइजमेंट का वह ब्रीद वाक्य ही मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे माइंड स्पीक का मूल कथन है। वो कहता है, डर से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर से मत डरो। डर से डरने का कोई डर डरावना होता है, भय भयावह होता है, लेकिन डर के अगर इस डर से हम डर गए तो फिर निडरता नाम की सारी समग्र चिंतन की अभिलाषा आधी और अधूरी रह जाएगी। एंड इट इज दैट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डेस्टिनी। एंड देयरफॉर व्हाट आई एम वांटिंग टू पुट अक्रॉस इज, दिस इज नॉट समथिंग विच विल कम एज अ मैटर ऑफ प्रीचिंग। मैं कह दूं, आप कह दें, अपने आप ये आत्मसात हो जाएगा, नहीं। ये व्यक्तिगत तौर के ऊपर में हमें अपने आप को उस अंतर्मुखी या आंतरिक मजबूती के साथ अपने आप को तैयार करना होता है। इट इज सेल्फ प्रिपरेशन, इट इज सेल्फ आर्टिकुलेशन, इट इज सेल्फ डिलीजेंस, इट इज सेल्फ इंडल्जेंस, इट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज सेल्फ कॉन्ग्रीगेशन एंड इट इज सेल्फ कनोटेशन। These are the dimensions which we need to understand. हम इन्हें पढ़ते हैं, पढ़कर के आनंदित होते हैं। नेपोलियन हिल इन सारी चीजों की व्याख्या करता है, पर आज वो घड़ी है जब इन सारी वस्तु स्थितियों को हम और आप अपनी जिंदगानी के अंतर्गत शनै शनै एक एक चीज के रियलाइजेशन के साथ स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आप को उसके अनुरूप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार करते हुए निश्चित तौर के ऊपर में कल के आने वाले उदय का केवल इंतजार नहीं करना है, आने वाले उदय की दृष्टि से सारे आवश्यक कदमों को उठाना है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके कारण जो बेरोजगारी पैदा होगी, जो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, 1929-30 का इकोनॉमिक रिसेशन दुनिया ने देखा है, बट दैट वाज नॉट द इकोनॉमिक रिसेशन व्हिच वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया उस रिसेशन से बाहर आकर के निकली है, और उस रिसेशन ने दुनिया को प्रगति के वो कीमती 90 साल दिए हैं जो अवर्णनीय है, जिनकी प्रगति अनाकलनीय है। दुनिया उस इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आकर द्रुत और तेज गति के साथ में आगे बढ़ी, वो भी हमारी और आपकी आंखों के सामने है। और इसलिए हम ये मान करके चलें कि द इकोनॉमिक रिसेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आउट ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन इज गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन पेरिशमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमेट्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड। आई एम सॉरी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री का परामर्श लेकर के मेरे कथन को तैयार करने की कोशिश करता हूं। इतिहास हमें सबक देता है, इतिहास हमें सबक देता है। अगर 1929-30 का रिसेशन दुनिया को खत्म नहीं कर पाया और दुनिया उसमें से बाहर निकली है, तो मैं दावा करने वाला कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, परंतु निश्चित तौर के ऊपर में एक आशावादी चिंतन के साथ प्रमेय के तौर पर यह प्रतिपादित करने की निश्चित तौर पर हिम्मत करता हूं कि दुनिया इस आने वाले इकोनॉमिक रिसेशन से भी बाहर निकलेगी, क्योंकि आदमी की, इंसान की फितरत का सबसे बड़ा सबब यह है कि हर संकट पर मात करने का निश्चय ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का निर्धार है। परंतु इन सारी वस्तु स्थितियों में हमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होगा। जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल के अंतर्गत बदल, लाइफस्टाइल के अंतर्गत आने वाला अनुशासन, लाइफस्टाइल के अंतर्गत आने वाली पॉजिटिव सोच, लाइफस्टाइल के अंतर्गत बसने वाली रचनात्मकता, और इस समय हमें अपने आप को अपडेट करने का यह समय मिल गया है। नो सेटबैक इज सच विच विल स्टॉप एनी एंड एवरी कमबैक। कमबैक आप किसे कहेंगे? व्हाट इज कॉल्ड कमबैक? इफ सेटबैक्स आर नॉट देयर, वेयर देयर इज अ कमबैक। कमबैक का सबसे बड़ा कारण, कमबैक तो उस बच्चे का नाम है जो उस मां की गोद से पैदा होता, उस मां की कोख से पैदा होता है, जिसको हम सेटबैक कहते हैं। अगर सेटबैक है और सेटबैक अगर सच है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं, ऐसा कोई सेटबैक नहीं जो कमबैक के बेटे को जन्म न देता हो। कमबैक इज द रियल फ्यूचर। सेटबैक अगर आज है, तो देयर इज अ कमबैक टुमारो, एंड दैट कमबैक इज अवेटिंग ऑल ऑफ अस। बट देन वी विल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट कमबैक। मैं फिर 1930 के उन 3 प्रिंसिपल्स की ओर आपको ले जाना चाहता हूं जो इकोनॉमिक रिसेशन के साथ में जुड़े रहे। पहला प्रिंसिपल, whenever there is a huge unemployment always results in
इमेंसिपेशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1930 के बाद का कालखंड अगर आप इकोनॉमिक रिसेशन के बाद का देखें, उसका पहला प्रिंसिपल जो जनरेट हुआ कि दुनिया के अंतर्गत जब व्यापक पैमाने के ऊपर में बेरोजगारी पैदा होती है तो निश्चित तौर के ऊपर में वो बेरोजगारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की टेंडेंसी को जनरेट करती है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स के नए डायमेंशंस उसके अंतर्गत मुखरित होते हुए निकलते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप निश्चित तौर के ऊपर में कालांतर में एक व्यापक एम्प्लॉयबिलिटी की आधारशिला रखती है और फिर सारी इसकी सारी वस्तुस्थितियां बदस्तूर जो बिगड़ी हुई होती हैं वो शनय शनय अग्रसर होकर उन्नति के रास्ते पर चलने लगती हैं। This is a parameter which has been there and which has been visualized. And therefore it is in that context what I am wanting to put across. आप लोगों का की दृष्टि से अगर मैं विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि ये समय है कि हम अपने आप को अपस्केल करें। आने वाले समय के अंतर्गत these are the dimensions in which we are required to be articulating ourselves. आप मुझे बताइए, क्या आग लगने के ऊपर में कुआं खोदा जाएगा? आज अगर मैं समझ पा रहा हूं कि आने वाला दृष्टि निर्देश मुझे इस ओर ले जाएगा, तो whether I am in a position to upscale myself for that particular purpose is $1 million question. This is a time where I should be in a position to upscale myself. This is the time where I should be in a position to upscale in terms of those positive associations which will be of consequence and relevance to me. मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें दिलासे की जरूरत है। देखिए, दिलासा आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। दिलासा निश्चित तौर के ऊपर में पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ होता है। आपको आपकी आपाधापी के अंतर्गत न जाने कितने लोग ऐसे रहे होंगे जिनसे आप आत्मीयता से बात करके उनकी खैर ख्वाही की बात करना चाहते होंगे। आज समय है, आज हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनकी खैर ख्वाही की बात पूछ सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशन जो हम जिन जीवन की भाग दौड़ के अंतर्गत जो स्मरण के योग्य थे लेकिन विस्मरित हो गए थे, आज उन्हें स्मरण करने का समय है। We can connote that, we can rejuvenate, we can rekindle, we can realign that positive association and that positive relation. और ये केवल पर्सनल है, ये मैं नहीं मानता। मैं बिजनेसमैन नहीं, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं। मैंने तो मेरे प्राक्तन के अंतर्गत ही कहा, जिंदगी भर अध्ययन और अध्यापन ये मुझे विरासत में मिला और उसी के अंतर्गत मैंने जिंदगी खपा दी। परंतु पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या ये व्यवसाय के अंतर्गत निर्धारित नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है कि शिव खेड़ा का वो सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं। आप सोच करके देखिए कि पिछले 5 सालों के अंतर्गत आपके पास कितने ग्राहक आए थे। आपके पास उसका एक रिकॉर्ड होगा और आप ये देखिए कि आपके पास 5 साल में जो ग्राहक आपके पास आया वो कितने बार सातत्य के साथ आया। अगर आपको यह ध्यान में आता है कि वेद प्रकाश मिश्रा अशोक भाई के पास 2016 के अंतर्गत खरीदी करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद में वेद प्रकाश मिश्रा नहीं आए। यह समय है, आप सोचें कि वेद प्रकाश मिश्रा 2016 में खरीदी करने के बाद में 4 वर्ष मेरे पास क्यों नहीं आए। कदाचित उस समय वेद प्रकाश मिश्रा का न आना मुझे इसलिए नहीं खला क्योंकि मेरे पास आने वालों की संख्या इतनी थी कि न आने वालों की संख्या से मेरा कोई सरोकार नहीं था। परंतु आज मेरे पास सोचने का समय है और आज अगर मैं उस वेद प्रकाश मिश्रा को फोन करके पूछता हूं कि डॉक्टर साहब, आप मेरे पास 2016 के अंतर्गत इस तारीख को इस प्रयोजन से आए थे, लेकिन उसके बाद आप मेरे पास नहीं आए, क्या मैं कारण समझ सकता हूं? उस वार्तालाप के माध्यम से आपका एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, आपका एक कमिटेड क्लाइंटेल तैयार करने की दिशा के अंतर्गत एक प्रयोजन के साथ में सिद्ध और साध्य हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पॉजिटिव रिलेशन ये पर्सनल भी होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं, इनका उपयोग होता है, इनसे मदद मिलती है, इन्हीं का एक नेटवर्किंग होता है और इसी नेटवर्किंग के माध्यम से हमें कई प्रयोजन जो सिद्ध और साध्य करने होते हैं वो हम सिद्ध और साध्य करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मित्रों, दिस इज द occasion where we are in a position to go in for an introspection of ourselves. हमने दुनिया के बहिर्स्वरूप को खूब देखा, हमने बहिर्गमी दुनिया के अंतर्गत न जाने कितने स्वरों के साथ उसे देखा, समझा, जाना, बूझा और उससे जुड़ते चले गए, पर कदाचित हमें अंतर्मुख होने का समय शायद मिला नहीं मिला, और अगर मिला भी तो हम अंतर्मुख कितने हो पाए ये हमारा और आपका व्यक्तिगत मसला है। आज ये अंतर्मुख होने का
का हमें कहीं न कहीं समय मिला हुआ है। हम अंतर्मुख होकर के अपने आप को अधिक व्यापकता के साथ स्वहित और परहित इन दोनों के बैलेंसिंग कनोटेशन के दायरों को, इफ वी आर इन अ पोजीशन टू वर्क आउट जुडिशियस मिक्स ऑफ द टू, perhaps we will be in position to open a new vista of operation that we will be wanting to work out for ourselves in terms of the future propositions that are there before us, and perhaps that which we are required to be accepting in all possible with grit, determination and a positive sense. Friends, as I say, today the going is tough, it is difficult, but then I always want all of us to be guided by only one dictum, and that dictum is, when going is tough, who get going? Only tough get going. It is in that context. मुझे याद आता है एक छोटा सा किस्सा, छोटा सा संदर्भ जो मुझे मेरे पिताजी ने, मेरा पहला व्याख्यान 1962 में जो मैंने दिया था स्कूल के प्रांगण के अंतर्गत, आज मुझे उस व्याख्यान के वो वाक्य बरबस याद आते हैं। मेरे उस व्याख्यान के अंतर्गत 4 पंक्तियां उन्होंने लिखी थी जो मैंने रिसाइट की थी, और उस रिसिटेशन को लेकर के उस व्याख्यान के बाद जो तालियां बजी थी, वो तालियों ने मेरी जिंदगी भर के लिए केवल प्रेरणा का काम नहीं किया, वो मेरे मन में आज भी एक धरोहर के रूप में स्थापित हैं। और वो पंक्तियां थी कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जिन्होंने घुटनों के बल चलने को स्वीकृति दे दी, वो फिर अपने आप को नए सिरे से नई लरज और नई तरज पर चलायमान कर पाएंगे, इसकी संभावना कम है। और इसलिए मित्रों, ये समय है, टफ समय है, परंतु टफ समय के अंतर्गत हमें आने वाले गोइंग को निर्धारित करने के लिए दिस इज अ प्रिपरेटरी फेज, दिस इज अ अपडेटिंग फेज, दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग फेज, दिस इज एन एनालिटिकल फेज, दिस इज अ टाइम व्हेन वी आर वांटिंग टू decipher ourselves for the purposes of preparing ourselves in terms of life, lifestyle, life values, life ethos, life, the do's and don'ts of life to be redefined, to be re-articulated and to be re-envisioned for the largest perspective of that now uday which is awaiting us. साहिर लुधियानवी अमर साहित्यकार थे। उनकी नज़्में, उनकी गजलें, उनके तमाम लिखे गए गीत मन को स्पंदित और आह्लादित करते हैं। साहिर लुधियानवी से यह पूछा गया कि साहिर, आपने अपनी जिंदगी भर इतनी तमाम नज़्मों की रचना की, आप क्या बता सकते हैं कि इन तमाम रचनाओं में आपकी सबसे बेहतरीन नज़्म जो आपको लगती है वो कौन सी थी? साहिल को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय नहीं लगा भाई और बहन। उन्होंने 30 सेकंड के अंतर्गत उत्तर दिया कि मैंने ये जो नज्म लिखी थी, ऐसी नज्म मैं दोबारा नहीं लिख पाया। पर आपको मैं बताना चाहूंगा, साहिर लुधियानवी की उस लफ्ज के वो अल्फाज में आपको याद कराना चाहता हूं जिसे साहिर ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन, उनके लेखनी से लिखी गई सबसे बेहतरीन नज्म के नाम पर कहा, इन काली सदियों केसर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब सुख के बादल पिघले, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह आएगी। उस सुबह को आना होगा, उस सुबह का आना लाजमी है। हम और आप उस सुबह की उदय के नव उदय का केवल इंतजार नहीं, उस इंतजार के सृजन की जो पूर्व तैयारियों के लिए हमें और आपको आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को, समाज को, निष्ठा को, धैर्य को, धीरज को, तेजस्विता को, तत्परता को और तपस्विता को नए सिरे से तलाश करके उसे चिजल करना है। दिस इज द टाइम व्हेन वी ऑट टू डू इट, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर टू रेडी इट, this is the time when we are to prepare it, and this is the time where we are required to be really working out with a sense of total positive and pragmatic thought, pervaded by optimism for the purposes of ensuring into a new dawn which awaits us. वो नई सुबह, वो नया उदय, हमारे और आपके कल्याण का उदय जो आने वाले वक्त के अंतर्गत हमारा और आपका इंतजार कर रहा है, उसकी पूर्व तैयारी का यह काल है। हम उस दृष्टि से अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मुझे ऐसा लगता है जीवन की आपाधापी के अंतर्गत मित्रों,
जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं संवेदन शून्यता के साथ में जुड़ते चले जा रहे थे, मैकेनिकल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे थे, रोबोटिक सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे थे, कदाचित फिर से हम मानवीय संदर्भों की ओर लौटने की दृष्टि से नए सिरे से अपने आप को पा रहे हैं। मैं अपनी बात को उस नव उदय के संदर्भ का चिंतन, उस वैल्यू इथॉस के साथ में अपने निवेदन को आपके लिए समर्पित करना चाहता हूं, जहां पर यह बात का इजहार करते हुए शायर कहता है, आप उस जहन के अंतर्गत बसने वाली इबादत का ध्यान दें। मैं उन पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जिंदगी की संवेदन शून्यता कहीं ना कहीं परमार्थ के अभाव का कारण भी इस मैकेनिकल सोसाइटी के अंतर्गत बनी हुई थी। कदाचित यह काल हमें उस संवेदन शून्यता से उस संवेदनशीलता की धरातल पर ले जाकर सामूहिकता और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत खड़ा कर दे, जहां पर नए सिरे से हम उस वस्तुस्थिति को पहचान पाए कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल करके देखो, तुम्हारे बेचैन दिल को सुकून आएगा, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। It is that dimension, ladies and gentlemen, which we are required to be reliving all over again for the purposes of re-actualization, and that will be a real contour and connotation of Navodaya, not only of you and me, Navodaya of men, Navodaya of mankind, Navodaya of humanism, Navodaya of humanity, Navodaya of economics, Navodaya of जीवन जीने की लय, नवोदय of जीवन जीने की पद्धति, नवोदय of जीवन जीने का आचरण, नवोदय of जीवन का अरुणोदय. It is that which we are required to be contemplating. Let us prepare ourselves for the purposes of actualization of that which awaits all of us in a real sense. With these words, I am wanting to connote this as a part of my mind speaking, not on my behalf, perhaps on behalf of all those who want to think by mind for a better tomorrow, for a tomorrow which is expected to be catering to the cause of men, mankind, and humanity, a tomorrow of sustenance, a tomorrow of existence, a tomorrow of goodness, a tomorrow of peace, a tomorrow of prosperity, and above all, a tomorrow of tranquility. Thank you very much. Well said, Dr. Saab. हाँ हाँ बोलिए अविनाश जी, अशोक भाई कहाँ है? अशोक भाई को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। बहुत ही जोरदार आपका अभिभाषण था डॉक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद। मंत्रमुग्ध हो गए थे। 2 मिनट तो हमको वापस आने में लगा कि क्या हो गया, एकदम कैसे बंद हो गए डॉक्टर साहब। बहुत जोरदार था। एंड बाकी अशोक भाई, नवोदय का कि इस वार्तालाप में तो हम बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चले गए। आपने हमको जो हमने कभी नहीं सोचा था वो भी सोचने का एक मौका दे दिया। इतना उत्साह, उमंग और एनकरेजमेंट आपने भर दिया हमारे दिमाग में। और वो शायर लुधियानवी की जो नज़म है वो सुबह कभी तो आएगी, वो आपने उसके जो शब्द सुन के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो बिल्कुल आपने कर दिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है और अरे वाह, बहुत पसंद करता हूँ मैं इसके। जी हाँ, जी हाँ, और मैंने तुरंत ही वो गाना बजाया जब मैं साइलेंट में था वापस सुनने के लिए। वाह वाह वाह, और मजा आ गया बिल्कुल मुझे। आप जी जी जी, आपकी 1 hour was like absolutely a hypnotism situation, जहाँ पर हम बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चले गए थे और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। बहुत उत्साह, उमंग, सोच समझ और जो भी हमें जरूरत है इस ऐसे समय पे, उसका आपने एक बहुत अच्छा डोज दिया है, जो हमारे लिए आगे जाने के लिए एक रास्ता, एक नई किरण या एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाता है। और इसी उमंग और उत्साह से लेकर हम सब इस उम्मीद कर रहे हैं कि आगे के समय में हम सोच विचार एक
नई 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 दृष्टिकोण से इस दुनिया को बसाने में, हमारे बिजनेस को चलाने में, संसार को आगे ले जाने में बिताएंगे, नहीं इसको वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और 100% मैं मानता हूँ कि ये अच्छा ही नवोदय होगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और आपके एक एक शब्द के लिए मैं आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ उतना कम है। नहीं नहीं साहब, so nice of you. So we are Obliged. extremely thankful, sir, extremely thankful for a real wonderful time that you have given us. There must be a lot of questions, or if there are any questions, Avinash ji. Ashok bhai, honestly speaking, as usual, I kept the chat logged till 3:15, and people are just writing only Blessings. Shandar Vartalap and all that. Nobody has any question, क्योंकि इतना अच्छा डॉक्टर साहब ने बोला है कि there is nothing big which is coming up in the chat on questions. आप I और think नितिन this is भाई, one of the biggest challenge when a very top class speaker speaks and people are absolutely stunned and they have absorbed so much that they do not see any questions coming out of the whole thing. And I think that is one of the biggest what do you call it, the best thing that a speaker can ever receive as a compliment more than anything. And I feel that it is very true that even I don't have a single question to ask. I'm obliged. Nitin ji, I am treated as a question mark always. Even I don't have any questions. सर, डॉक्टर साहब की बात से एक चीज समझ में आ रही है कि all storms are not coming to destroy you. Some storms are coming to clear your path. जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये जब आता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन बेरोजगारी के साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर की तरफ जाता है। ये हमने कितने लोगों से सर बात कर ली, ये सोच अभी तक कि किसी ने हमको नहीं दी है, ये एक्सपीरियंस हमने किसी से सुना नहीं था। तो काफी सारी ऐसी चीजें थी। और किसी की कई एक बात भी मुझे याद आती है कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, आंधियां सदा नहीं चलती मुश्किलों के लिए, कि तुझे मंजिल भी मिलेंगी, बस तू कोशिश तो करके देख। और मैं डॉक्टर साहब आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा, लेकिन जो आपके थॉट है वो अच्छे अच्छे यंग लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। कि किसी ने कहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सोच किस उम्र की है। तो मैं आपकी सोच को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। और जो अपेक्षा हम लोगों ने करी थी, अशोक भाई कहाँ है अपने नागपुर वाले, कहाँ जाके बैठे सर आप? और हमने सबने रिक्वेस्ट की थी उनको आप तक पहुंचने के लिए। मैं भी आपको पर्सनल जानता हूँ, अकुल आप काफी बार आए, लेकिन अशोक भाई को मैंने बोला कि अशोक भाई आप जरा बात करिए, डॉक्टर साहब का समय निकालिए। और ये पूरे माइंडस्पीक टीम की ओर से मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद करता हूँ। और हम 17 तारीख तक 16 तारीख तक इसको चलाएंगे। उसके बाद अभी काफी जगह पे ओपन हो गए मार्केट, तो अब इसका टाइमिंग चेंज करेंगे और फिर आपसे कोशिश करेंगे कि फिर एक बार आपसे रूबरू हो। जरूर। धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि मेरे इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आप चीफ गेस्ट है, उस समय कुछ पैसे अधूरी रह गई थी, तो आज मुझे लगता है कि मेरा इंस्टॉलेशन आज रियल मायने में पूरा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अशोक भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल हमारे माइंड स्पीक के अंदर जो पैनल है वो बहुत ही बढ़िया पैनल है। और हमारे सबसे माइंड स्पीक के यंग एंड डायनामिक जो संयम मेहरा है, एक मेंबर, कल वो मॉडरेटर है। और कल के इसके अंदर बहुत एमिनेंट स्पीकर्स और पैनलिस्ट रहने वाले हैं। उसमें है सुनील नायक रिलायंस से, जितेंद्र ओमिडी, ये मेरे पुराने मित्र है VBJ चेन्नई से, आयुष खुराना जी है जिनके यहाँ मैं अभी 6 महीने पहले जाके आया, ये है अमृतसर से खुराना ज्वेलर से, अनिल कटारिया जी जिन्होंने स्मॉल स्केल का IPO अभी रिसेंटली लेकर आए थे, सूरज जो मेरे साथ में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 10 दिन के स्टडी के लिए थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के जो वेबिनार है उसमें। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि फिर से एक बार अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ कल आप सब लोग जुड़िए। ओवर टू यू अशोक भाई। Bas, I thank everyone for spending their precious time at Mindspeak. We have a few sessions only that we are trying to complete with, and we hope we can
try to deliver the best in the best way possible. I thank everyone and wish you a very happy day, and try to spend your time nice, stay safe, stay home, and stay healthy. Dr. Saab, once again, thank you very much. Sir. Thank you. Thanks to everybody. डॉक्टर साहब, ये हमें ना YouTube के ऊपर आज ही इसको चढ़वाते हैं. मीटिंग यू. या मतलब So nice of you. YouTube पे भी करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग टेलीग्राम पे भी ले जाते हैं. और आपके नागपुर के जितने लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, सब ये अपने रात के समय जब फ्री होते हैं पूरी तरह से इसको पूरी अच्छे तरह से सुनते हैं. तो ये आपका जो YouTube पे जाने के बाद में काफी जगह पे सुनाई दिया जाएगा. Thank you. Thanks everybody. Thanks everybody. Thank you. So nice of you. God bless you all. God bless you all. Thank you.